ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, ब्योयांसी इंट्रोड्यूस कर दिया था और ब्योयांसी में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन हमने कराया था आपको ब्योयांसी में, जिसमें हमने क्या बोला था कि इस तरह से एक स्टोन लिया था और स्टोन ऐसे डिप करके हमने छोड़ दिया था। अच्छा, इसको सपोर्ट किया गया था एक ऐसे सोर्स से जिसका इस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस उसने उसको सपोर्ट करके रखा गया था। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे रीडिंग चेक किया था। तो रीडिंग कितना आया था, W1 प्लस W2 ऐसा कुछ रीडिंग आया था क्या? अच्छा, अपने को लगता है कि रीडिंग जो होता है वो W1 प्लस W2 से छोटा। अच्छा, W1 W2 क्या था? W1 था जब ये सिर्फ लिक्विड होता, सिर्फ कंटेनर के साथ लिक्विड होता तो रीडिंग था W1, जब सिर्फ स्टोन होता तो रीडिंग कितना था, W2। दोनों को साथ में रख दिया अगर, तो अभी भी रीडिंग कितना आया था, W1 प्लस W2 के बराबर आया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन इस बार सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बार क्या होने वाला है, इस बार शुगर का एक हमारे पास लंप है, मतलब एक शुगर जो है वो इस तरह से लंप के फॉर्म में हमारे पास है और ये इस तरह से ऐसे पानी में या किसी लिक्विड में डूबा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है स्टार्टिंग में, अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में t = 0 सेकंड पर या इनिशियली, अगर इनिशियली बात किया जाए तो इनिशियली इसका जो वेट है W2, अगर इसका एवरेज आप देखोगे तो इसका इनिशियली जो वेट है W2, उसको बैलेंस किसने रखा होगा, फोर्स ऑफ ब्योयांसी ने करके रखा होगा ना बैलेंस। तो इनिशियली अपन क्या लिखते हैं, W2 जो है वो फोर्स ऑफ ब्योयांसी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अगर W2 फोर्स ऑफ ब्योयांसी, स्टार्टिंग कंडीशन तो स्टोन वाले के जैसा ही है ना, अगर स्टोन वाले के जैसा ही है तो रीडिंग अभी भी क्या होना चाहिए, रीडिंग अभी भी कितना आता, रीडिंग आता हमारे पास W1 प्लस W2। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या करते हैं, शुगर को मेल्ट होने देते हैं या डिसॉल्व होने देते हैं। अब पता नहीं, देखो मैंने कुछ बुक्स देखे हैं उसमें कुछ अजीब सा उन्होंने आंसर लिख के रखा है, लेकिन मुझे वो गलत लगता है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर तुमको एक्सप्लेनेशन लगे नहीं सही है तो मेरे को नहीं समझ में आया तो आप जरूर मेरे को टोकना, लेकिन मेरे को लगता है जो मैं बताऊंगा वो सही है। अभी ध्यान से देखो कैसे एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे ये इनिशियली हो गया, मान लो हाफ वे डाउन की बात करें, मतलब जब आधा डिसॉल्व हो चुका है, जब आधा डिसॉल्व हो चुका है तो ये जो शुगर था आधा डिसॉल्व हो गया। अगर आधा डिसॉल्व हो गया तो मेरे पास वेट कितना बचेगा, W2/2 का वेट बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो फोर्स ऑफ ब्योयांसी ने कितने वेट को संभाल रखा है, W2/2। अच्छा, अभी अगर लिक्विड डिसॉल्व, जो शुगर था, अगर ये शुगर था, शुगर डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया तो उसके मास से कोई फर्क पड़ा क्या? सोचो तो, अगर शुगर था, शुगर डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया, उसके मास में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, उसका मास तो अभी भी वही रहेगा। अगर उसका मास अभी भी वही है, मतलब उसका वेट जो होगा वो भी अनचेंज रहने वाला है क्या? इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब हाफ वे डाउन है, जब हाफ वे डाउन है तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास कितना बच रहा है, ये मेरे पास W2/2 बच रहा है। तो एक तो अगर मैं नॉर्मल फाइंड करूं, फिर से अगर मैं नॉर्मल फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा, एक तो इस कंटेनर का वेट नीचे लग रहा था W1। अच्छा, जो शुगर डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया है, जो शुगर डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया है, उसका भी वेट नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसका वेट नीचे कितना लगेगा, शुगर जो डिसॉल्व हुआ उसका वेट नीचे लग रहा है W2/2। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लिक्विड जैसा लिक्विड पहले था अभी भी वैसा ही लिक्विड है, तो उसको हमने W1 से मार्क कर दिया। आधा शुगर डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया, अगर आधा शुगर डिसॉल्व होके लिक्विड में चला गया, उसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वेट कैसे लिखेंगे, W2/2। इस टाइम पर अगर देखोगे तो फोर्स ऑफ ब्योयांसी जो है वो W2/2 को बैलेंस कर रहा है। तो बचे हुए लिक्विड के वेट को या बचे हुए शुगर के वेट को फोर्स ऑफ ब्योयांसी ने बैलेंस किया है। तो फोर्स ऑफ ब्योयांसी भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ दिखाएंगे, फोर्स ऑफ ब्योयांसी वापस से कितना आ जाएगा, W2/2 आ गया है। अब अगर हाफ वे डाउन में आप रीडिंग देखोगे, अगर आप हाफ वे डाउन में रीडिंग देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 ऐसा कुछ आने वाला है। मान लो मैं बोलूं कि भाई पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, वो कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, कंप्लीट डिसॉल्व अगर हो गया तो W1 को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, W1 को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से सोचो,
जितना भी फोर्स ऑफ ब्योयेंसी था वो जीरो हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कुछ सॉलिड बचा ही नहीं है, तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जीरो हो गया। लेकिन ये पूरा पूरा डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया। अगर पूरा पूरा डिसॉल्व होकर लिक्विड में चला गया तो पूरे शुगर का वेट इसको लग रहा होगा क्या? तो पूरे शुगर का वेट क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 होगा क्या? अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ये W1 और W2 से आंसर जो होगा वो फाइनली कम हो जाएगा। ये गलत लगता है, ठीक है? क्यों गलत लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तुम लॉजिकली सोचो ना भाई, तुमने क्या किया, शुगर का सॉल्यूशन डाल के पानी में छोड़ दिया, ठीक है? तुमने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें शुगर डाल के छोड़ दिया, कुछ तो रीडिंग आया। अब शुगर डिसॉल्व होके कहीं जा रहा है क्या? नहीं, वो तो कंटेनर में ही रह रहा है। अगर वो कंटेनर में ही रह रहा है, बाहर से कुछ ऐड नहीं हुआ, अंदर से कुछ बाहर नहीं गया, तो मास पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब रीडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? थ्रू आउट द क्वेश्चन, अगर आप सोचोगे तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आंसर क्या आना चाहिए? W1 प्लस W2 आना चाहिए। शुगर डिसॉल्व करे ना डिसॉल्व करे, हर टाइम पर आंसर क्या होगा? W1 प्लस W2, ठीक है? ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है? मैंने जिस तरह से मैंने सोचा था उस हिसाब से W1 प्लस W2 लगता है। आप चाहो तो बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है? तो मैं तो ये बोलूंगा, शुगर प्रेजेंट है, डिसॉल्व हुआ नहीं डिसॉल्व हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग हमेशा W1 प्लस W2 आएगा। अच्छा, एक और चीज, इनिशियली ये जो W2 और फोर्स ऑफ ब्योयेंसी, इनिशियली ये जो W2 और फोर्स ऑफ ब्योयेंसी इक्वल आया था। W2 क्या है? इसका वेट है क्या? देखो, तो इसका वेट में ऐसा लिख सकता हूं क्या? W2 का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ शुगर इनटू वॉल्यूम ऑफ शुगर इनटू G, लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा, अगर ये पूरा पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा, जो शुगर का वॉल्यूम होगा वही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी होगा क्या? इनटू G। VSG इधर भी है, VSG इधर भी है, तो उस हिसाब से शुगर का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो अपन क्या करने वाले हैं, इस तरह से एनालाइज करेंगे। क्लियर है? तो आंसर हमारा है W1 प्लस W2 इररिस्पेक्टिव शुगर डिसॉल्व हुआ नहीं हुआ, ठीक है? चलो, ये रिकॉर्ड हुआ है, शानदार। अच्छा, अब आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे क्या करेंगे ना, कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस और सीखेंगे, ठीक है? और फिर मैकेनिक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था कुछ नया नहीं करना है, बस बेसिक मैकेनिक्स जो तुमने पढ़ा है वो यूज होगा। और अपन क्या करेंगे, जब भी फोर्स ऑफ ब्योयेंसी, जब भी ऐसा दिखे कि ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में डूबा हुआ है, तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लगा देंगे। फोर्स ऑफ ब्योयेंसी एक अपथ्रस्ट है जिसका वैल्यू होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, ठीक है? एक तो क्वेश्चन में सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको खुद ब खुद क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन एग्जांपल्स है, बुक में आपको डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन मिलते हैं, पैकेज में देखना, एचसीबी में देखना, आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसा है, ये आज के दिन का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? एग्जांपल 1, कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भर के रख दिया। कौन सा लिक्विड? मान लो वाटर। लिक्विड हमने क्या रखा है? वाटर, पानी। कंटेनर था, हमने पानी भर के रख दिया। अच्छा, इसमें आइस के क्यूब्स डालने हैं। अब आइस के क्यूब फ्लोट करते हैं या डूब जाते हैं? लिक्विड में से डूब के नीचे बैठ जाते हैं क्या? नहीं, लिक्विड में वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे तैरते रहने क्या, फ्लोट करता है। तो जैसे ही आप वाटर में आइस के क्यूब्स डालोगे तो आइस के क्यूब्स में कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं, हाँ या ना? कुछ पानी के नीचे, थोड़ा बहुत पानी के ऊपर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये बोला गया है कि जब ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा तो लिक्विड के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन कैसा है, व्हाट विल बी द चेंज इन liquid level once the ice melts completely। जब पूरी तरह से
पूरी तरह से ये जो आइस है, आइस पिघल के पानी बन जाएगा तो लिक्विड के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब अगर तुम सोचो कि सर इसमें ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा? अगर कोई एग्जामिनर है तो वो ऑप्शंस क्या क्या बना सकता है? ऑप्शन बनाएगा राइज, फॉल, नो चेंज, राइज, फॉल, नो चेंज और कैनॉट बी डिटरमाइन या पानी संदेह या भगवान जाने। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया है कि ऐसा आइस है, आइस का क्यूब अपन ने क्या किया था, ऐसा फ्लोट करता रहता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये आइस का क्यूब पूरा मेल्ट कर जाएगा तो लिक्विड के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन है ना। अच्छा, अभी ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहला चीज जो मुझे दिख रहा है ना कि आइस जो है इनिशियली अगर मैं बात करूं बिफोर मेल्टिंग, अगर मैं बात करूं इनिशियली मेल्ट होने से पहले आइस के वेट को बैलेंस करके रखा गया है। वेट ऑफ आइस जो है उसको बैलेंस किया है, किसने बैलेंस किया होगा? फोर्स ऑफ बुयांसी ने बैलेंस किया है। तो वेट ऑफ आइस जो है वो फोर्स ऑफ बुयांसी के इक्वल है। अच्छा, वेट ऑफ आइस कैसे लिखेंगे? तो वेट ऑफ आइस की लिखेंगे डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी इक्वल्स फोर्स ऑफ बुयांसी लिखना है। फोर्स ऑफ बुयांसी डिपेंड करता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट पर। अब ये सॉलिड क्यूब को अगर इतना अंदर जाना था तो इतना लिक्विड VD लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है क्या? तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट अगर मेरे को लिखना है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस केस में वाटर है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। जी से जी गायब कर दिया अगर और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? तो ये मैंने क्या लिख दिया, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, जो भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मैंने लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बोलो किसके लिए आपने क्यों लिखा? तो ये बस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को डायग्राम देख के लिखा था कि हाँ भाई स्टार्टिंग कंडीशन में जो भी आइस के वेट को बैलेंस कर रहा है वो फोर्स ऑफ बुयांसी है। तो यहां से हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे सोचने की बात क्या है, अप्रोच कैसे करेंगे? मान लो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये पूरा मेल्ट हो गया अगर तो लिक्विड के लेवल पे क्या चेंज होगा, ये तो बोला गया है। तो हम अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऐसा मान लेते हैं कि लिक्विड जो है वो रुका हुआ है। ऐसा मान लेते हैं कि लिक्विड को मैंने रोक दिया और ये जो आइस था ना, ये जो आइस था यहाँ पे, इस आइस क्यूब को क्या करते हैं, ये जो आइस क्यूब है इसको बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे ही आइस क्यूब को बाहर निकाल लोगे तो इतना स्पेस खाली हो जाएगा। हमने जैसे ही आइस क्यूब को बाहर निकाला तो इतना स्पेस खाली हो गया। अच्छा, इसमें ऐसे पूरा आइस क्यूब भर के रखा हुआ है। अब ये जो स्पेस खाली हुआ है उसमें क्या करेंगे, हमसे ये पूछा गया कि मेल्ट होने के बाद का लेवल में चेंज, यही तो पूछा हुआ है ना। तो आइस जो बाहर निकाल के लाए थे ना उसी को मेल्ट कर देते हैं क्योंकि उसी कारण लेवल में चेंज होगा अगर होना है तो। और जो आइस क्यूब बाहर आया उसको मेल्ट करके क्या करते हैं, इसमें वापस ऐसे डाल देते हैं। अगर वापस डाल दिया हमने और मान लो लेवल यहीं तक आया, हमने जो लिक्विड बना के आइस का जो लिक्विड बना के इसमें डाला, लेवल मान लो यहीं तक आया। जैसे ही पानी रिलीज करोगे लेवल कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर लिक्विड यहां तक आया होता, जैसे ही पानी रिलीज करते तो लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अगर ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसके बराबर अगर मेरे पास वाटर का वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्या किया है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। उससे क्या होगा, उसे हम एनालाइज कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी जब आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर बन गया तो क्या कंजर्व रहेगा, डेंसिटी कंजर्व रहेगा क्या? नहीं, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। अगर डेंसिटी कंजर्व नहीं है तो वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं है। लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है मतलब मास कंजर्व रहेगा क्या? मेल्ट होने से पहले का वॉल्यूम, सॉरी मेल्ट होने से पहले का मास
और मेल्ट होने के बाद का मास सेम रहने वाला है क्या? अगर दोनों मासेस सेम रहने वाला है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डायग्राम में नीचे से हटा देना, अपन क्या लिख सकते हैं, डेट मास ये गिर गया, शानदार, ठीक है, अपशगुन हो गया, क्वेश्चन का अपशगुन हो गया, एक गिर गया, सारे मार्कर है यहाँ पे, एक तो ना कोई मार्कर भी चोरी कर लेता है भाई, शेल्फ में मार्कर रखो, अगले दिन वो मार्कर गायब हो जाते हैं। अब क्या लॉकर में मार्कर रखो क्या? अरे अब एक गोली खिलाते हैं उसे, छोड़ो देखते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ आइस इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैं कब की कहानी लिख रहा हूं, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद की कहानी हो रही है। आफ्टर मेल्टिंग के बाद की कहानी अगर बोला जाए तो मास ऑफ आइस जो होगा वो मास ऑफ वाटर के बराबर है। अब मास ऑफ आइस को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर को लिख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, लिख सकते हैं। यहां से जब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करोगे ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा डेंसिटी आइस इनटू वॉल्यूम आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ या ना। मेल्ट करने के बाद लिक्विड का जो वॉल्यूम आया है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के जस्ट इक्वल आ गया, क्या जस्ट इक्वल आ गया। इसका मतलब मेल्ट करने के बाद जब आप लिक्विड को पोर करोगे तो वो एग्जैक्टली यहां पे आके खत्म हो जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली यहां पे आके खत्म हो गया, इसका मतलब लेवल में कोई चेंज आया क्या? नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड लेवल विल नॉट चेंज। लिक्विड के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वाटर मेल्ट होने के बाद दोनों सेम आ गया क्या? अगर दोनों सेम आ गया है तो अपन हमारा आंसर क्या होगा, नो चेंज इन द लेवल। अच्छा, अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको याद, देखो एक बार पढ़ लोगे ना कि भाई अगर आइस डूबा हुआ था लिक्विड पानी में, आइस अगर मेल्ट हो गया तो लिक्विड के लेवल पे क्या चेंज होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सबको याद होता है। अच्छा, इसी पे बेस्ड होकर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से कैसा होगा, रब करें इसको, रब करते हैं। अब ये जो आइस है ना, आइस को पानी में नहीं, आइस को क्या करते हैं, एक ऑयल में फ्लोट कराते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या करते हैं, आइस को पानी में नहीं किसमें फ्लोट करेंगे, आइस को फ्लोट कराएंगे ऑयल में, ठीक है। और एक ऐसा ऑयल है जिसका डेंसिटी क्या है, पानी से भी कम और आइस से भी कम, अगर पानी से कम और आइस से भी कम, इस तरह से होगा। रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड होता रहे, बीच बीच में रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है। तो मैं पूरा लेक्चर पढ़ा लेता हूँ, देखता हूँ कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, फिर से दोबारा से पढ़ाना पड़ता है, बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में। हमने क्या बोला, एक कंटेनर है और कंटेनर को ऑयल भर दिया, पानी नहीं, इस बार क्या कर दिया, ऑयल भर दिया, हर जगह भर के ऑयल डाल दिया, यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ठीक है, ऑयल। और क्या किया, यहां पर आइस डाल दिया, ये क्या है, आइस, और ये हमारा वी डिस्प्लेस्ड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और ऐसा बोला गया है डेंसिटी ऑफ ऑयल का डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ आइस ऐसा लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस से बड़ा है डेंसिटी ऑफ ऑयल से बड़ा है डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑयल का डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा तो वो फ्लोट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अच्छा, अभी फिर से क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कंप्लीट मेल्टिंग, आफ्टर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस चेंज इन लेवल, ये क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आंसर खुद से बताना है। राइज, फॉल,
रिमेन सेम, राइज फॉल रिमेन सेम, और चौथा भगवान जाने, भगवान जाने या ऑयल से पूछो, ऑयल से पूछो। ये चार ऑप्शन है जिसमें अपने को क्या करना है, करेक्ट आंसर टिक करना है। फिर से 2-3 मिनट स्क्रीन को पॉज करेंगे, खुद से सोचेंगे, खुद से सोचेंगे। जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन को एनालाइज किया था बिल्कुल वैसे ही एनालाइज करना स्टार्ट करो। पहले डिस्प्लेस वॉल्यूम निकालो, फिर मेल्ट करने के बाद का वॉल्यूम निकालो, देखो क्या चेंज हो रहा है। स्क्रीन पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, मैं तुम्हारे लिए तो नहीं रुक सकता ना, मैं सॉल्व कर देता हूं। पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस करने से। इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली मैंने कैसे लिख दिया इनिशियली, अगर मैं इनिशियली से स्टार्ट करूं तो देखो इनिशियली कैसा लिखेंगे। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस जो है वो मास ऑफ आइस लिख दो या वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस लिखो। वेट ऑफ आइस जो है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होगा। वेट ऑफ आइस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी, वॉल्यूम आइस डेंसिटी आइस इनटू जी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी। अब फिर से सॉल्व करते हैं आगे, कैंसिल जो हो रहे हैं कैंसिल कर दो, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, बाहर निकाल दिया, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना आ गया, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम आइस डेंसिटी आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑयल। ऐसा कुछ आ गया क्या, हाँ या ना। अच्छा, मेल्ट करने के बाद का जो वॉल्यूम आया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, मेल्ट करने के बाद जो वॉल्यूम आया था वो आया था वॉल्यूम आइस डेंसिटी आइस, और यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर आया था। अब इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो और कंपेयर करो, कंपेयर करो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ज्यादा है या मेल्टिंग करने के बाद का वॉल्यूम ज्यादा है। देखो न्यूमेरिकल टर्म तो दोनों में एक जैसा है, कंपैरिजन किससे होगा, कंपैरिजन डिनोमिनेटर से होगा। ये छोटा है ये बड़ा है, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है, कम है, तो कम वैल्यू से जब डिवाइड करोगे तो ये ज्यादा होगा क्या। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करने में साथ साथ ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर था मेल्टिंग के बाद के वॉल्यूम का। इसका मतलब यहां पे देखो, जब इसको आप पिघला के बनाते हैं डायग्राम तो इतना जगह खाली होता है, इतना जगह खाली होता है ना, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ये वॉल्यूम था और वी मेल्टिंग इससे कम आ रहा है, मतलब वी मेल्टिंग यहां पे आके भर जाता क्या, ऐसा वी मेल्टिंग आके भर जाता ना। अब अगर वी मेल्टिंग यहां पे आके भर रहा है, जैसे ही तुम लिक्विड रिलीज करोगे ये लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, लेवल विल डिक्रीज। इसका आंसर है राइज था, फॉल था ना, तो फॉल जो ऑप्शन था वो हमारा आंसर होगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे हमने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी और भी क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, इसको नोट कर लेना, हर पैकेज में तुमको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। रब करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। बहुत सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, सारे तरह के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है, फिर से कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड, कंटेनर है और कंटेनर में क्या किया है, लिक्विड डाल के रख दिया है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी क्या था, एक वुडन ब्लॉक ऐसा है, ये वुडन वुडन वुड वुड वुडन ब्लॉक, पता नहीं इसका क्या है, एक वुडन ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, वुडन 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 वुडन, तुम कब आओगे, ऐसा कोई सीरियल है वुडन वुडन, घर गया तो लोग देखते रहते हैं। वुडन, एक वुडन ब्लॉक है ऐसा, और इसके ऊपर क्या है, एक कॉइन ऐसे रखा हुआ है,
ठीक है, कॉइन ऐसे रखा हुआ है। अब कॉइन जो होगा जनरली स्टील का या कोई मेटल का बना होगा, तो कॉइन का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ कॉइन जो है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वुड के, ऐसा बोला गया है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ऐसे ये जो वुडन ब्लॉक था उसके ऊपर कॉइन रख दिया, सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम इक्विलिब्रियम था, मस्त से क्या करता, फ्लोट करता था। यहाँ पे ये जो होता, ये क्या होता है, इतना हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, ये हमारा V डिस्प्लेस है। अब क्या हुआ ना, suddenly the coin drops inside the liquid। जो कॉइन है वो सडनली क्या हो गया, लिक्विड के अंदर गिर गया। फाइंड द चेंज इन लेवल, क्वेश्चन है फाइंड द change in level of liquid surface, ठीक है, ऑप्शन rise, fall, remain same, rise, fall, remain same, ठीक है। मन में आ रहा है हम ही डूब जाते, ठीक है, क्वेश्चन एक सॉल्व हो रहा है, मन में आ रहा है हम ही डूब जाते। तो ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अब इन चार ऑप्शन में से अपने को क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। अब करेक्ट आंसर सोचते हैं, करेक्ट आंसर सोचने के लिए क्या करेंगे, वैसे अप्रोच करेंगे जैसे पहले अप्रोच किया था, ठीक है। अच्छा, लॉजिकली इसका आप आंसर बता सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन, बस अच्छे से सोचना। और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एकदम ध्यान से समझना कि हाँ सर ने ऐसा क्यों बोला, ध्यान से सोचना है। अभी वुड क्या कर रहा है, वुड फ्लोट कर रहा है, कॉइन भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने अगर ये वुड नहीं लिया होता, समझना बात को, मैंने ये वुड अगर नहीं लिया होता, मैंने सिर्फ कॉइन लिया होता, सिर्फ कॉइन ऐसे रखा हुआ, तो कॉइन क्या करता, कॉइन तो डूब जाता ना। कॉइन अगर डूब जाता, इसका मतलब कॉइन का वेट जो फोर्स ऑफ ब्यूएंसी जनरेट होता उससे ज्यादा होता है। समय को नहीं समझ, अभी इस वाले केस में मैं बात नहीं कर रहा, इसमें भी आएंगे। अभी क्या है, इस वाले केस में अगर डायग्राम से देखोगे तो कॉइन और ब्लॉक दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इस वाले कंडीशन, इनिशियल वाले कंडीशन के बारे में बात करूं ना, इसको मैं रख कर दे रहा हूं, बहुत का आंसर डी वाला आया होगा, मन में आया है मुझे जानने में। अब जिनका आंसर नहीं आया है उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। 90% लोगों का आंसर यही आया होगा, मन में आ रहा है सर कूद के जान दे दो। ये भी आया कि सर मन में आ रहा है कि डूबो के आपको ही मालूम सर, ऐसा ही आया होगा किसी के मन में ख्याल, देख लेते हैं क्या है। अभी हमारे पास क्या था भाई, ये क्वेश्चन था, स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली INITI, पता नहीं बीच में अगर बस मैं स्पेलिंग कैसे भूल जाऊं समझ में नहीं आता है, क्योंकि यार ये इनिशियली इतना सिंपल है स्पेलिंग, लिखते लिखते पता नहीं गायब है, समझ में नहीं आता कि आगे क्या लिख रहे हैं, क्या हो गया मेरे दिमाग को पता नहीं। इनिशियली अगर मैं बोलूं तो मास ऑफ कॉइन और मास ऑफ वुड, ठीक है, वेट के टर्म्स में अगर मैं लिख दूं तो वेट ऑफ कॉइन प्लस वेट ऑफ वुड दोनों को बैलेंस किसने करके रखा है, दोनों को बैलेंस फोर्स ऑफ ब्यूएंसी ने करके रखा है। तो फोर्स ऑफ ब्यूएंसी में देखो कैसे रख रहा हूं, ध्यान से देखना। फोर्स ऑफ ब्यूएंसी का मतलब होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस। अच्छा, सिर्फ वुड कुछ अलग वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, कॉइन कुछ अलग वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा क्या, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉल्यूम डिस्प्लेस कॉइन, ठीक है, ये डीसी और बादल के बने लिख रहा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस कॉइन प्लस वॉल्यूम डिस्प्लेस वुड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये जी और ये जी गायब कर दिया है तो मास ऑफ कॉइन प्लस मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय कॉइन प्लस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वुड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इनिशियल कंडीशन में ऐसा था। फिर जब ये पूरा पूरा डूब गया, पूरा जब ये डूब गया तो आफ्टर सिंकिंग, सिंकिंग के बाद के बारे में अगर मैं बात करूं, सिंक होने के बाद के बारे में अगर बात किया जाए तो वुड जो है, ये जो वुड है वो तो अभी भी फ्लोट कर रहा है। अगर वुड अभी भी फ्लोट कर रहा है इसका मतलब वेट ऑफ वुड जो है, वेट ऑफ वुड जो होगा वो अभी भी वेट डिस्प्लेस्ड बाय वुड इनटू डेंसिटी लिक्विड इनटू जी। अभी भी वेट ऑफ वुड जो है वो इससे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ये सिंक कर गया तो वेट ऑफ कॉइन जो है वो ग्रेटर है क्या? वेट डिस्प्लेस्ड बाय कॉइन, ठीक है, वेट डिस्प्लेस्ड बाय कॉइन इनटू डेंसिटी लिक्विड इनटू जी। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये मैंने लिख दिया इनिशियली और ये मैंने लिख दिया सिंक, वेट डिस्प्लेस्ड कॉइन सिंक, हाँ या ना? अच्छा, अभी ध्यान से सोचना, आंसर कहीं से तुमको मिल जाएगा। जब ये फ्लोट कर रहा था और जब ये सिंक हो गया, जब फ्लोट कर रहा है तो कॉइन ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा क्या? क्यों? क्योंकि इस केस में देखो, इस केस में जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो उसके वेट को बैलेंस कर दे रहा है। क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना मास ऑफ वुड, ये तो पहले भी ऐसे ही था, बाद में भी ऐसा ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। चेंज किसमें आ रहा है? पहले वाले कंडीशन में जो वेट होता मास ऑफ कॉइन इनटू जी वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय कॉइन, डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय कॉइन के वेट के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं सिर्फ कॉइन रखता तो सिर्फ कॉइन क्या है? सिर्फ कॉइन तो सिंक कर जाएगा। इसका मतलब जब सिर्फ कॉइन रखा हुआ है तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो कम होगा ना, तभी फोर्स ऑफ बायएंसी कम है। सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रह गया? ध्यान से सोचो भाई, बहुत ही आसान है। सिर्फ कॉइन रखा तुमने, सिर्फ कॉइन रखा, कॉइन सिंक कर गया, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ बायएंसी डेवलप हो रहा है वो काफी नहीं है वेट को बैलेंस करने के लिए। अब फोर्स ऑफ बायएंसी किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम डिस्प्लेस पर। इस पे डिपेंड करता है क्या? अच्छा, अगर ये सिंक कर रहा था तो वेट ऑफ पॉइंट जो है वो क्या है? बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो सिंक हो गया ना। अच्छा, वेट ऑफ पॉइंट बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ बायएंसी कम है। फोर्स ऑफ बायएंसी कम क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस कम होगा क्या? कम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा तभी तो फोर्स ऑफ बायएंसी जो था उसके वेट को बैलेंस नहीं कर पाया। इस केस में इसका जो वेट है mc into g, जी मैंने जो कैंसिल किया है, m मास ऑफ कॉइन into g, ये बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब जो डिस्प्लेस्ड कॉइन, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड था कॉइन का, वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है, हाँ या ना? तो जब ये फ्लोट कर रहा है, तो कॉइन ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। ज्यादा लिक्विड मतलब ज्यादा ऊपर गया लेवल। जब ये सिंक हो गया तो कम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। कम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है मतलब लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? खुद से सोचना अपने को आंसर कैसे बताना है। अच्छा भाई, जब ये बैलेंस हो रहा है, तो जो भी कॉइन का वेट था, क्योंकि वुड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉइन डूब के मर जाए, वुड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला कि मैं तो मस्त हूं, मैं तो बैलेंस होके रह रहा हूं भाई। इनिशियली वाले कंडीशन में अगर देखोगे तो जो भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड था उसमें इतना बुयांसी जनरेट कराया कि कॉइन का वेट जो है वो बैलेंस हो जा रहा है। सेकंड वाले केस में, सिंक होने वाले केस में इतना फोर्स ऑफ बुयांसी नहीं जनरेट हो पाया जो कॉइन के वेट को बैलेंस कर सके। इसका मतलब जब सिंक हो गया तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम है, तो लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा क्या? पहले लेवल क्या था? ज्यादा था क्या? उसका आंसर क्या है? फॉल। इसका आंसर है फॉल। देखो ये जब तक ये सब क्वेश्चन कंसेप्चुअली आप नहीं समझोगे ना, तब तक वही डूब मरने वाली सिचुएशन होती रहेगी। मन करे डूब के मर जाए सर, पानी इतना तो सोचा ही नहीं था पानी के बारे में। पानी के बारे में कभी सोचते थे जब नहाना होता था ठंड के दिनों में, ऐसा तो सोचा ही नहीं था मैंने। ये अपना क्या है? आंसर है। आंसर क्या हो गया? फॉल।
कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, टाइम लगता है समझने में स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आया तो लेक्चर को बार बार देखो, बार बार देखो, जब तक नहीं समझ में आया तब तक देखना है। ये अपन ने कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, अब मैकेनिक्स मिला के कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा, तूने दर्द दिए हैं हजारों, अंबर में तारे जैसे, तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। अब क्या है ना, देखो क्वेश्चन कैसा है। अच्छे समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को खुद से अप्रोच करने की कोशिश करना है। कंटेनर को बहुत बना दिया। एक ऐसा ग्लास का स्फीयर है ऐसे, ठीक है, ग्लास का स्फीयर है और इसके बीच में कैविटी है। इसके बीच में क्या है, कैविटी, ठीक है। ग्लास का स्फीयर था, ग्लास का स्फीयर और उसके बीच में क्या है, कैविटी। अच्छा, अब बाहर अंदर से कैविटी नहीं दिख रहा, सॉरी अंदर से कैसे, बाहर से कैविटी नहीं पता चल रहा है। अब बाहर से कैविटी नहीं पता चल रहा है और ऐसा बोला गया है कि ये जो कैविटी है, ठीक है, कैविटी का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, जो कैविटी है, कैविटी का वॉल्यूम है स्मॉल v और पूरा स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये जो पूरा स्फीयर था उसका वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, जब इसको लिक्विड में डिप करके रखा ना, लिक्विड कौन सा है, पानी, लिक्विड कौन सा है, पानी। जब इसको पानी में डिप करके रखा है तो ऐसा देखा गया कि 20% ऑफ द वॉल्यूम इज आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। ये कितना है, 20% ऑफ द वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या लिखा देखा गया कि एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ the sphere is outside the liquid, ऐसा देखा गया है, ठीक है। अच्छा, then find the ratio of V upon capital V। ये अपने को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ग्लास का स्फीयर था जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसका वॉल्यूम है कैपिटल V, उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है स्मॉल v की, उसके अंदर एक कैविटी बनी है स्मॉल v की, और ऐसा देखा गया कि जब इक्विलिब्रियम था, मतलब वो फ्लोट कर रहा है, जब इक्विलिब्रियम था तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये भी बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ ग्लास अपने को बता दिया गया है कितना है, 25,000 kg पर मीटर क्यूब, 25,000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा कुछ है। बात समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ ग्लास में दे रखा गया है और ये बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में 20%, इक्विलिब्रियम के टाइम पे 20% ग्लास के स्फीयर का एयर में है और बाकी बचा हुआ 80% लिक्विड के अंदर है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अपने को कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज टू टोटल वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर ये कैविटी नहीं होता ना, यहाँ पे खुद से सोचो तो, अगर ये कैविटी नहीं होता तो ये तो डूब जाता ना, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से। बात समझ में आ रहा है। फ्लोट क्यों कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कैविटी। कैविटी के अंदर एयर है, एयर का डेंसिटी क्या लेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एयर का डेंसिटी क्या लेना है, डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल, एयर ऑफ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल। बात समझ में आया। अच्छा,
स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी ध्यान से देखना, कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच देखना कि किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे आपको भी अप्रोच करना होता है। अगर ये सॉलिड का जो स्फीयर है, जो कैविटी वाला जो स्फीयर है, वो अगर फ्लोट कर रहा है, वो अगर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो वेट होगा, ये जो सॉलिड स्फीयर का जो वेट होगा, ठीक है, वो बैलेंस हो रहा है क्या फोर्स ऑफ बुयांसी से। अच्छा, अभी जो सॉलिड स्फीयर का वेट है, सॉलिड स्फीयर का वेट अगर आप देखोगे तो सिंस इस कैविटी का कोई डेंसिटी नहीं है, तो वेट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं। वेट अपने को सिर्फ इसका जानना है, कैविटी के बाहर का जो रीजन है। बात समझ में आ रहा है? तो अपन क्या लिख रहे हैं, वेट विदाउट कैविटी, वेट विदाउट कैविटी, कैविटी के बिना जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है फोर्स ऑफ बुयांसी से। सर मैं तो नहीं समझ में, ऐसे नहीं आ रहा सर समझ में, फिर से बताओ ध्यान से देखो भाई। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो एयर है कुछ भी नहीं है, इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो उसका कोई वेट का कंट्रीब्यूशन होगा क्या? तो वेट कैलकुलेट करने के लिए मास कैलकुलेट करते हो, मास को क्या लिखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर इसका डेंसिटी नेग्लिजिबल है, तुमने वॉल्यूम कुछ भी रख दिया तो वो तो नेग्लिजिबल ही आने वाला है। तो अपन ने क्या बोला कि मुझे बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है? सिर्फ उस पार्ट को बैलेंस करना है जहां पे कैविटी नहीं है। तो मैंने लिखा है वेट विदाउट कैविटी, ये फोर्स ऑफ बुयांसी के बराबर लिखेंगे क्या? हाँ या ना? अच्छा, वेट विदाउट कैविटी। अभी टोटल वॉल्यूम कितना बताया मैंने? टोटल वॉल्यूम v बताया है क्या? टोटल वॉल्यूम मैंने v बताया है, जिसमें कैविटी का वॉल्यूम कितना है? स्मॉल v। तो बचा हुआ वॉल्यूम कितना है? बचा हुआ वॉल्यूम v माइनस स्मॉल v है क्या? समय पर नहीं समझ में आएगी। टोटल वॉल्यूम था कैपिटल V, कैविटी का वॉल्यूम था स्मॉल v, तो जो ग्लास का वॉल्यूम है वो v माइनस स्मॉल v है क्या? इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लास, डेंसिटी ऑफ ग्लास कितना देखा था हमने? 25,000 देखा था क्या? इनटू 10। इसको बैलेंस करना है। कौन बैलेंस करेगा? फोर्स ऑफ बुयांसी बैलेंस करेगा। अच्छा, अगर 20% पानी के बाहर है, अगर 20% पानी के बाहर है मतलब 80% पानी के अंदर है क्या? 20% अगर पानी के बाहर तो 80% पानी के अंदर। तो फोर्स ऑफ बुयांसी को कैसे लिखते हैं? टोटल वॉल्यूम का 80% पानी के अंदर है ना, तो टोटल वॉल्यूम का वॉल्यूम v 80%, 80% मतलब 80/100 लिख सकते हैं क्या? सर मेरे को ये नहीं समझ में आया सर। टोटल वॉल्यूम था v, अभी डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है? 80% का v हो जाएगा, तो 80/100 इनटू v। यहां पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड क्या था? पानी, इनटू g 10 10 10 1 2 1 2, ये कैंसिल हो गया, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2508 v नहीं, जो कैंसिल हो रहा है मैंने कैंसिल करके लिख दिया है। सही लिख दिया ना भाई? कुछ गलत तो नहीं लिखा है? नहीं। अब 25 कैपिटल V माइनस 25 स्मॉल v, 25 कैपिटल V माइनस 25 स्मॉल v इक्वल्स टू 8 कैपिटल V। लिख सकते हैं क्या ऐसा? 8 कैपिटल V। इसको भेज दो इधर, इसको भेज दिया अगर इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8, 25 में से 8 गया तो कितना हो रहा है? 5 ले लो, 17 आ रहा है। तो यहां पे हो गया 17 कैपिटल V इक्वल्स टू 25 स्मॉल v। अपने को रेशियो फाइंड करना था, अपने को जानना है v डिवाइडेड बाय कैपिटल V का वैल्यू, ठीक है? तो इस 25 को इधर भेज देते हैं और v को इधर भेज देते हैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 25। आसान बनाने के लिए क्या कर दो? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V 0.68 के बराबर। ये हमारा आंसर है। सर ये तो बहुत मुश्किल था सर, सर ये तो मुश्किल है सर, नहीं समझ में आया सर? आया नहीं आया समझ में भाई? ये कैविटी वाले प्रॉब्लम होते हैं, कैविटी वाले प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम होंगे। एक्चुअली हम तुमको और प्रॉब्लम लेंगे, मैं तुमको और बता दूंगा कैसे प्रॉब्लम होगा। पहले ये ध्यान से देखो, समझ में आया नहीं? मैंने कुछ तो इस वाले चैप्टर में अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है तो तुम समझ जाओ भाई कि वेट को बैलेंस करना है, और कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स ऑफ बुयांसी बैलेंस कर रहा है।
तो फोर्स ऑफ बुयांसी लिख दिया, वेट लिख दिया, दोनों को इक्वेट किया, सिंपलीफाई करके आंसर आ गया। हाँ या ना, बात समझ में आया क्या? इसी कैविटी वाले में कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं? मान लो एक गोल्ड का ऑर्नामेंट है, ठीक है, ये तुमने आर्किमिडीज की स्टोरी सुनी होगी, यूरेका वो उसके किंग को एक क्राउन मिला था और वो क्राउन की प्योरिटी को चेक करने के लिए उसने क्या किया था, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहीं से उसने इन्वेंट करना स्टार्ट किया था। तो जैसे उसको पता चल गया अच्छा ठीक है भाई इस तरह से फाइंड करते हैं, तो वो पूरे कोर्ट में नंगा दौड़ गया था शाउटिंग यूरेका आई हैव फाउंड इट। ठीक है, अभी तुमको नंगे नहीं दौड़ना है, तुमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले तुमको कंसेप्ट बता देते हैं, ये समझ में आया है? अच्छा, कंसेप्ट क्या है? मान लो तुम राजा हो या तुम रानी हो किस देश के, अपने ख्याली स्थान, अपने जो ख्याली तुम्हारे जो ख्याल है उन ख्याली स्थान, खाली नहीं, ख्याली तुम्हारे ड्रीम लैंड का ये हो सकता है ख्याली स्थान, उसके तुम राजा हो या रानी हो और तुमको क्या हुआ, एक ऑर्नामेंट गिफ्ट किया गया है। ठीक है, तुम लोग ने अपने प्रजा को इतना प्रताड़ित किया, इतना टॉर्चर किया कि उस प्रजा ने तुमको क्या किया, सोचा कि इसको भाई मजा सिखाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, तुमको एक ऑर्नामेंट गिफ्ट किया। ठीक है, अब ऑर्नामेंट जो गिफ्ट किया उसमें उसने क्या किया, बाहर से तो भर भर के सोना दिख रहा है, लेकिन वो तुमको डाउट हो गया कि नहीं भाई ये लोग इतने अच्छे तो हो नहीं सकते, मेरे प्रजा, मैं अच्छा हूं नहीं तो मेरे प्रजा इतने अच्छे कैसे बनेंगे, तो तुमको डाउट हो रहा है। अब तुमको डाउट हो रहा है तो तुमको चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई कैविटी है क्या, या इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है क्या। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा समझ लो कि मान लो ये कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट है, ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसे ही बना है। तुम अच्छे राजा या अच्छे रानी के लिए तुमको ऐसी सड़ा सा मिला है, कोई डिजाइन वाला नहीं मिला तुमको, तो ऐसा मत सोचना कि तुमको सिल्वर प्लेटेड प्लैटिनम मिलेगा 24 कैरेट का। ठीक है, मान लो ये गोल्ड का ऑर्नामेंट है जो तुमको मिला था, ठीक है, गिफ्ट नहीं मिला था, तुम जबरदस्ती मांग रहे थे अपने प्रजा से, गिफ्ट नहीं मिला है। अब ये जो गोल्ड का ऑर्नामेंट बना हुआ है, ठीक है, उसमें इंप्यूरिटी, ये क्या है, इंप्योरिटी। गोल्ड है, इसमें इंप्योरिटी, जनरली गोल्ड में जो इंप्योरिटी मिक्स किया जाता है वो होता है ब्रास। ठीक है, अब गोल्ड है और इसमें थोड़ा बहुत ब्रास मिला हुआ है। अब तुम तो इतने होनहार हो नहीं कि तुमको पता चल जाएगी कितना गोल्ड है कितना ब्रास है, तो तुम आए मेरे पास, ठीक है, तुम आए मेरे पास, ठीक है, लगी सर जी मदद करो, अपने को बताओ ये गोल्ड है या ब्रास है क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला कि रुको बताता हूं तुमको। अब कैसे बताऊंगा, तो ध्यान से देख कैसे बताऊंगा। ये जो मैं तुमको बताऊंगा वो आगे तुमको 3 लोगों को और बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बताना। ये जो ऑर्नामेंट बना हुआ है, अभी जो ऑर्नामेंट बना हुआ है उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट गोल्ड का है, कुछ पार्ट इम्प्योरिटी का है। ऐसा मान लो गोल्ड का वॉल्यूम है Vg और इसका है Vb, ठीक है, Vg Vb, और टेबल से देख के ना तुमने क्या कर लिया है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड भी तुमको पता है और डेंसिटी ऑफ ब्रास भी तुमको पता है। ठीक है, अच्छा भाई, अभी वेइंग मशीन लेते हैं और इसके वेट को मेजर करते हैं। वेइंग मशीन, ऐसे वेइंग मशीन इसमें लगा देते हैं, वो स्प्रिंग बैलेंस में इसको लगा देकर इसका वेट मेजर करते हैं। तो जो वेट आएगा, ठीक है, ये जो वेट आएगा, मान लो ये रीडिंग आया कितना, W1। अब ये जो W1 है, अभी कोई फ्लूइड में डूबा नहीं, ठीक है, कोई फ्लूइड में डूबा नहीं है, मतलब ये इसका एक्चुअल रीडिंग आ रहा है W1। अब ये जो W1 आएगा वो एक्चुअल में क्या है, इसका वेट प्लस ये इंप्योरिटी जो है, ब्रास जो है, उसका वेट। अब गोल्ड का वेट आप कैसे लिखोगे, गोल्ड का वेट अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड जो प्रेजेंट है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा लिखोगे क्या, ठीक है, प्लस
इम्प्योरिटी जो आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मेरे पास, अच्छा अब स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करें तो W1 तो दिखेगा मेरे को, तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अभी क्या करते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को जिसको मैंने एयर में ऐसे मेजर किया था, मान लो इस पूरे अरेंजमेंट को वाटर के अंदर डाल दिया, पूरे अरेंजमेंट को अगर तुम वाटर के अंदर डाल दोगे तो एक फोर्स ऑफ बायएंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ बायएंसी आएगा तो जो नया रीडिंग आएगा, पहले रीडिंग अगर W1 था तो जो नया रीडिंग आएगा W2, पहले रीडिंग आया था W1 एक्चुअल में, अब जो नया रीडिंग आएगा W2 वो क्या आएगा, एक्चुअल में W1 माइनस फोर्स ऑफ बायएंसी के बराबर आएगा क्या? सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब एयर में मेजर किया था, ये कब मैंने मेजर किया, एयर में, ये कब मेजर कर रहे हैं, जब एक लिक्विड में डिप करके रखा है, इसको लिक्विड में डिप करके रखोगे तो कितना हो जाएगा, W1 माइनस फोर्स ऑफ बायएंसी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अभी W2 इक्वल्स टू W1 माइनस फोर्स ऑफ बायएंसी। W1 लिक्विड में डुबाओ नहीं डुबाओ उसका एक्चुअल वेट में फर्क पड़ेगा नहीं। W2 तुमको पता है क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग देखना आता है अपने को, ठीक है, अक्षर पहचानना आता है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, पहचानना आता है अपने को। तो W2 अपने को पता है, W1 जो यहां पे आएगा वो भी अपने को पता है। फोर्स ऑफ बायएंसी को कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑफ बायएंसी होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर ये पूरा डूब गया है, अगर ये पूरा डूब गया तो वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास। पूरा अगर डूब गया तो पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। हाँ या ना? अभी दो इक्वेशन बने हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में अगर आप देखोगे W1 रीडिंग का देखना था भाई, पता है, देखने में बहुत अच्छे हैं। W2 पता है भाई। इन दोनों इक्वेशन में क्या नहीं पता, डेंसिटी और ये डेंसिटी, ये भी तो अपने टेबल से देख लिया ना। अच्छा वॉल्यूम भी टेबल से देख लो क्या, अच्छा टेबल लेकर तो वॉल्यूम देख लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, अलग अलग वॉल्यूम हो सकता है। तो इस दोनों इक्वेशन देखोगे तो इसमें अननोन है VG VV VG VB, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तुम सॉल्व कर लोगे, इसके आगे जैसे ही सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समय पर नहीं समझना है। आर्किमिडीज ने इसी तरीके से यूज करके क्या किया था, वो ग्राउंड को टेस्ट किया था कि वो प्योर है या इम्प्योर है। हाँ या ना? तो तुमको अगर चेक करना है कि तुमको जो ग्राउंड मिला है वो प्योर है इम्प्योर है, क्या है, मिला है भी है कि नहीं मिला है। सर हम तो ऐसे राजा है जो लोगों से मांग के काम चलाते हैं। सर नहीं है, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स मिला के, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, और क्योंकि मुझे और भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है दूसरे क्लास के लिए। एक और लेक्चर जाएगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और बनाने हैं। लेकिन अपना वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैकेनिक्स ही इन्वॉल्व होंगे, ऐसा कुछ तूफानी नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन कंटेनर है ऐसा, ठीक है, और क्या किया ना, ये नीचे बहुत दूर तक है, ऐसा मत सोचना कि कुछ ही दूरी पे है। H max ऊपर हाइट है, मतलब यहाँ पे H max कैपिटल H में, कैपिटल H पर ही हाइट है। यहां से एक M मास के छोटे से ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है, मतलब यहां से क्या करना है, ड्रॉप करने वाले हैं। अब अगर तुमने ड्रॉप किया तो ये क्या करेगा, यहां से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब जैसे ही लिक्विड में डूबना स्टार्ट कर रहा है, पूरा डूबता हुआ जमीन पे टच कर जाएगा, हो सकता है जमीन पे टच कर जाए, ठीक है। या क्या हो सकता है, बीच में आके इसका स्पीड 0 हो जाए, क्योंकि जैसे ही पानी में आना स्टार्ट हो जाएगा फोर्स ऑफ बायएंसी ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ बायएंसी ऊपर मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जब क्या हो जाए, इसका स्पीड 0 हो जाए। जैसे इसका स्पीड 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम डेप्थ है क्या, ये मैक्सिमम डेप्थ है जो उसने अटेन किया ना, बात समझ में आ रहा है क्या। तो क्वेश्चन में ये H max का वैल्यू पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ
फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ अटेन्ड, फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितनी दूर तक नीचे गया है ऑब्जेक्ट, ये पूछा गया है। फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी जब ये ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पे इसका स्पीड कितना है, ड्रॉप किया है, स्पीड 0 है। यहां पे इसका स्पीड कितना हो गया, 0। यहां पे भी स्पीड 0, यहां पे भी स्पीड 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो कोई चेंज हुआ ही नहीं यार। यहां से यहां जब ये गिरा तो काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए। ये जो फोर्स ऑफ बुयांसी वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? फोर्स ऑफ बुयांसी सोचो कैसा फोर्स होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स ऑफ बुयांसी जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ यार, फोर्स ऑफ बुयांसी जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे चलोगे तो कुछ अलग फोर्स ऑफ बुयांसी मिलेगा, तुम ऐसे चलोगे तो कुछ अलग फोर्स ऑफ बुयांसी मिलेगा। मतलब कंजर्वेटिव तो नहीं लगा सकते, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स तो नहीं लगा। तो ठीक है भाई, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्स ऑफ बुयांसी तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, फोर्स ऑफ बुयांसी तो वो क्या है ना, वेरिएबल है भाई सर। यहाँ पे फोर्स ऑफ बुयांसी अलग, यहाँ पे फोर्स ऑफ बुयांसी अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, एंड सो ऑन। हर